हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार सीजीएल 4 एंड बीपीएससी एडीओ के लिए मैथ हम लोग 100 सेट्स करने वाले हैं, जिसमें से हमने सेट 1 से लेकर के सेट 4 यानी 4 सेट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार सीजीएल 4 या 12th लेवल की या बीपीएससी एडीईओ की, तो इसके लिए मैंने आपको 100 सेट्स में कराने वाला हूं। अगर इस 100 सेट्स को कंप्लीट करके जाते हो एग्जाम में तो आप एवरी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। दूसरी बात ये है सेट नंबर 5, सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। आपको मैं अपने चैनल पे किस तरह से देता हूं वीडियो, वो मैं पहले बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, मैं आपको पीडीएफ क्वेश्चंस देता हूं प्रत्येक सेट का, ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है। फिर मैं इसी की वीडियो सॉल्यूशन कराता हूं और फिर मैं आपको पीडीएफ सॉल्यूशन देता हूं। 3 चीजें मैं देता हूं। पहले पीडीएफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आती है वीडियो सॉल्यूशन के बाद आता है पीडीएफ सॉल्यूशन, ताकि आप अगेन रिवीजन कर सको। तो उसके लिए क्या करना होता है, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको वहां पे जैसे ही डाउनलोड कर लोगे, उसको अकाउंट को ओपन करोगे तो आपको यूट्यूब पीडीएफ के नाम से फोल्डर है, वहां पे सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज आपको जो सेट वाइज आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। इसका आसानी से वहां पे एक्सेस कर सकते हो, सीक्वेंस मैनर में अरेंज्ड है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगेन बता दूं कि ये सीरीज किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जो लोग बिहार सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग बीपीएससी एईडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार एसएससी 12th लेवल इंटर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 एंड टीआरई 5 का जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए, और ऑल बिहार स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, और ऐप का भी नाम क्या है, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे डील करोगे क्वेश्चन को, समझना बात को। इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स 12 को लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, रूट 12 को लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 4 इंटू 3, 4 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो गया 2, रूट 3 ऐसे ही रहेगा, यानी 2 रूट 3 हुआ, इक्वल टू यहां पे रहा 4 प्लस एक्स रूट 3। अब देखो ध्यान से, इस एक्स रूट 3 को इधर लाओगे तो एक्स रूट 3 कॉमन हो गया, एक्स रूट 3। यहां पे क्या बचा, सिर्फ 2, और इधर आएगा तो यहां पे क्या बचेगा, ये इधर आके माइनस होगा, तो यानी -1 इक्वल टू 4, यानी एक्स रूट 3 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√3। अगर ऑप्शन है 4/√3 तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। 4/√3 आपका आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, वो ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो ध्यान से, x:y का रेशियो दे रखा है 3:4, राइट। यानी यदि x और y, देखो ध्यान से, यदि x और y 3:4 है, हमें निकालना है 4x + 3y = 4y - 4x, यानी निकालना है जो हमें है 4x + 3y अपॉन 4y - 4x। देखो एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। देखो ध्यान से, होमोजीनियस इक्वेशन होता है कि जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल यहां पे क्या है, तो देखो ध्यान से, x और y वेरिएबल है। अगर प्रत्येक वेरिएबल पे, एवरी वेरिएबल पे पावर, यानी प्रत्येक वेरिएबल का पावर, यानी प्रत्येक वेरिएबल का घात अगर बराबर है, देखो ध्यान से, x1 y1 x1, यानी प्रत्येक वेरिएबल का घात, प्रत्येक का घात क्या, वेरिएबल सेम है, पावर यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं घात, सेम है, तब ये कहलाता है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन पहचानना आसान है, जितने भी वेरिएबल हैं एक्स और वाई सभी पे पावर सेम है, 1 1 1 1 है, हाँ जी होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 3, वाई की वैल्यू डायरेक्टली 4 रख सकते हैं। अगर होमोजीनियस नहीं होता तो नहीं रख सकते थे। चलिए रख लो, एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे 3, 4 × 3 12, प्लस वाई की वैल्यू 4, 4 × 3 यानी 12, अपॉन y की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 × 4 16 माइनस x की वैल्यू 3, 4 × 3 12, यानी ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 24, नीचे कितना हो गया 16 - 12 यानी 4, यानी कितना हो जाएगा 6/1। 6/1 का मतलब क्या हो गया, 6:1 का रेशियो। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो होमोजीनियस इक्वेशन पहचानने आना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जितने भी मैं यहाँ पे सेट में ले रहा हूं क्वेश्चन, पहले देखो ध्यान से, ये मैं बता दूं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ले रहा हूं जिससे आने की प्रोबेबिलिटी हो सीजीएल 4 और 12th लेवल या बीपीएससी एईडीओ, तो वही सेट्स मैं करा रहा हूं, यानी वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो पीवाईक्यू हो, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मेरे को अच्छा लगता है कि ये आने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैं उठाता हूं। इस तरह से मैं आपको इस सेट में करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं। चलो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या रूल सोल्व करते हैं, वी बोर्ड मास रूल। वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये इससे कितनी बार में 0.2 हो गया। ब्रैकेट में यहां पे आओ, ब्रैकेट में आने के बाद पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक 2 डिजिट के बाद 0.04 हो गया यहां तक। अब देखो ध्यान से 1 माइनस 0.04, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 04 से 04 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 आ गया। अब 1 में 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 4 ही रहेगा, इसका रोल खत्म हो गया। अब ये इससे कटेगा तो 2 हो गया। यहां पे देखो ध्यान से -2 हुआ, हाँ जी। अब यहां पे देखो ध्यान से डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन, डिवीजन 0.2 से 0.2 1 हो गया, 2.2 इंटू 1 यानी 2.2, 2.2 सिर्फ रहा। अब माइनस करोगे 2.2 में 2 का तो क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2, दोनों का मतलब सेम ही है। आंसर आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है ये पता चल गया। हम कौन सा रूल लगाते हैं, भी बोर्ड मास रूल, और मैंने प्रत्येक सेशन में मैंने इसके बारे में बता चुका हूं बोर्ड मास रूल। तो आप अगर पिछले 1 से 4 तक सेशन नहीं देखे तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा भी बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हिंदी में आते हैं क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ेंगे। जब 5 पुरुष 12 दिनों में किसी में एक दीवार बना सकते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों में बनाने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए क्या एक कंडीशन होता है, MDHE अपॉन W। ये क्या होता है, M क्या होता है मैन, D क्या होता है डेज, H क्या होता है आवर यानी घंटा, E क्या होता है इफिशियंसी, और वर्क यानी काम, ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काम, ये हमेशा डिवाइड होता है। बाकी सारी चीजें मल्टीप्लाई होती है लेकिन काम हमेशा डिवाइड होगा। जैसे देखो ध्यान से 5 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। कितना काम करते हैं ये नहीं पता है, काम हमेशा डिवाइड होगा ये नहीं पता है। लेकिन दूसरे वाले में क्या कहा गया कि कितने पुरुष की जरूरत है, मान लेता हूं X पुरुष, कितने दिन में काम को कंप्लीट कराना है 10 दिन में। कितने काम को, जितना काम है उससे 50% यहां पे ज्यादा, 50% कितना होता है, देखो भाई 50% होता है 1/2, मोर मतलब प्लस। अगर यहां पे 2 यूनिट काम है तो यहां पे 2 से 1 ज्यादा यानी 3 काम कंप्लीट करना है। बस काम हमेशा डिवाइड होगा, यही चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि 50% ज्यादा है। अगर ये 2 काम है तो 50% इसका आधा यानी 1 ज्यादा यानी 3 काम यहां पे कंप्लीट कराना है। बस सोल्व कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 6 बार में यानी ये हो गया 30, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 9 पुरुष की जरूरत पड़ेगी अगर 50% ज्यादा काम करना होगा, वो भी 10 दिनों में। तो ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, ये जो मैंने सिखाया हूं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक कार्य का मूल्य हर साल 20% की दर से कम होता है। ओके, 2 साल बाद कार्य का मूल्य 4,80,000 रुपए होगा तो कार्य का मूल बताना है, यानी कार की ओरिजिनल प्राइस बतानी है। मान लेता हूं कार की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी X, 20% होता कितना है, 20% होता है 1/5, कम हो रहा है यानी माइनस, 5 से कितना 1 कम होगा यानी 4/5। पहले साल 4/5, दूसरे साल भी 4/5 क्योंकि 2 साल की बात बोली गई है। और फाइनली जो प्राइस हो कितना जा रहा है 4,80,000, 4,80,000 ये रहा। सोल्व कर दो, देखो ध्यान से, 4 2 4 16, 16 3 48, राइट, 5 2 5 25, 25 3 75, 75 पे कितना 1 2 3 4 0 यानी 7,50,000 रुपया एक्स की वैल्यू था, यानी ओरिजिनल मूल प्राइस जो था कितना था 7,50,000। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है, आसानी से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, जब किसी n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 2,
यानी अगर n को हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है 2। आगे जब n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए, n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखो ध्यान से, अगर देखो ध्यान से, ये जो डिवाइड करने वाला ये चीजें सेम है ना, नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। रिमाइंडर का स्क्वायर 2 था तो 2 का स्क्वायर, उसको किससे भाग करना है? ये 5 से भाग करना है, यानी कितना हो गया 4/5, भाग नहीं जाएगा तो यही बन जाएगा रिमाइंडर, यानी फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने डिस्कस किया था, जो नंबर में ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर में कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 को हमें 5 से डिवाइड करना है, यानी कितना भाग नहीं जाएगा तो जो बच गया वही रिमाइंडर होगा, यानी 4, यानी शेष होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो ध्यान से, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? इतनी। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? इसमें क्या हम छोटा से छोटा क्या जोड़ें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं, जो मैं बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग। तो देखो ध्यान से, अगर आपके नॉलेज होंगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो देखो ध्यान से, मैंने कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो आपको पता होगा 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। तो बताओ, सबसे पहले बताओ इसमें हम क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, छोटा नंबर? तो देखो ध्यान से, पहले 24 जोड़ें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। 24 जोड़ोगे तो क्या होगा? देखो 9 4 13, 9 1 10, 1 11, 9 1 10, 1013। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं। आपको पता है नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1024 होता है, 32 का स्क्वायर, यानी 1024 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन गलत। 25 जोड़ोगे, इसमें 25 जोड़ रहा हूं, देखो ध्यान से, 9 5 14, 9 2 11, 1 12, 9 1 10, 1024। हाँ जी, 25 जोड़ने पे ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 31 का, देखो ध्यान से, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, ये 999 ऑलरेडी इससे ज्यादा है, यानी नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर ये होगा। और सबसे छोटी संख्या जोड़ना है तो 25 जोड़ना पड़ेगा हमें। गो थ्रू ऑप्शन। कैसे हमने क्वेश्चन को डील किया पता चला? आसानी से कर लोगे, लेकिन इसके लिए आपको 1 से 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है, यानी स्क्वायर यानी वर्ग। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम था। यानी 65% तो उसने मार्क्स लाया, लेकिन 20 नंबर कम ला पाया, राइट। उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए जितना चाहिए था उससे 20 नंबर कम लाया। आगे, एक छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे? देखो ध्यान से, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है, पास यानी उत्तीर्ण, पास दोनों साइड का पासिंग वाला सेम सिचुएशन सेम कर देना। जैसे देखो, एक स्टूडेंट ने 65% तो मार्क्स लाया, लेकिन पास मार्क्स से 20 नंबर कम लाया। अगर मैं इसमें 20 मार्क्स ऐड कर दूं तो ये पास हो जाएगा, हाँ जी। एक दूसरा स्टूडेंट 80% मार्क्स लाता है, हाँ जी, और वो पासिंग मार्क्स से, पास मार्क्स से 10 अंक ज्यादा लाता है। अगर इससे 10 कम कर दें तो ये भी पास हो जाएगा, और दोनों का पास क्या होगा? दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो बराबर होंगे, यानी बराबर पास दोनों के केस में। हमेशा याद रखना, पास को बराबर करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 10 इधर आएगा तो 20 + 10 30, परसेंटेज वाले को इधर लेके जाओगे तो 80 - 65 यानी कितना होगा 15। 15% की वैल्यू 30 आ गई। देखो ध्यान से, 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मार्क्स के बराबर आ गया, हाँ जी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मार्क्स। देखो ध्यान से, 1% की वैल्यू 2 मार्क्स के बराबर। हमें चाहिए क्या? कुल अंक कितने होंगे, यानी 100% मार्क्स की बात की जा रही है। 100% की वैल्यू 100 × 2, क्योंकि 1% 2 है, तो 100% 100 × 2 यानी 200 मार्क्स। यानी फुल मार्क्स जो था, टोटल मार्क्स का पेपर जो था वो कितने का था? 200 मार्क्स का। बन गया क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट पास वाला सिचुएशन दोनों का बराबर कर देते हैं, कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होता है पासिंग वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था? 5 और 7 था। देखो ध्यान से, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5 और 7। आगे बढ़ते हैं। सत्र के दौरान 8 और लड़कों
को प्रवेश किया गया, प्रवेश कर दिया गया, 8 और लड़कों को ऐड किया गया, लड़कों और लड़कियों की नया अनुपात कितना हो गया, इतना। यानी बॉयज और गर्ल्स का पहले अनुपात ये था, बाद में बॉयज 8 आदमी को और 8 लड़के को और जोड़ने की वजह से क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों का। आगे शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था। देखो सबसे पहले बताओ हमने क्या ऐड किया है, लड़के ऐड किया नहीं, बॉयज ऐड किए हैं। गर्ल्स में तो कोई चेंजेस नहीं किया, नहीं, गर्ल्स इनिशियल में जितनी थी फाइनल अभी भी उतनी ही रहेंगी। गर्ल्स यहाँ पे 7 हैं, यहाँ पे 1 है, जबकि सेम होना चाहिए। 7 बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7:2, चलो ऐसे रहने दो, देखो ध्यान से रुक जाओ। 7 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में हो जाएगा तो 7:7 हो गया। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया। अब गर्ल सेम हो गई, 7 यहाँ भी है, 7 भी। हमने क्या ऐड किए हैं, बॉयज, बॉयज यहाँ पे कितना ऐड किया, 5 से 7 हुआ, 2 ऐड किए। क्वेश्चन में 2 यूनिट की वैल्यू, बॉयज कितने ऐड हुए हैं, 8। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4। हमें चाहिए क्या, स्टार्टिंग में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर। स्टार्टिंग में ये रहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 2 यूनिट। अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 4 यानी कितना होगा, 8। बन गया क्वेश्चन आसानी से। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, इतना। तो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बताना है। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 56 देन 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताना है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यानी क्रमागत विषम पूर्णांक, यानी कि अगर मान लो एक नंबर क्रमागत का मतलब लगातार, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, वो भी विषम होना चाहिए, यानी गैप कितना का होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। तो देखो पहले इसको 1-2 मेथड से करोगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम अप्रोच, और फिर बताऊंगा मैं आपको बेसिक। तो एग्जाम अप्रोच क्या करता है, 13 और 15 2 क्रमागत हैं, हाँ जी। पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 56। 15 का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर और किसका, 13 का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 56। यही कहा गया है। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169। 15 में से 9 जाएगा 6, ये बचा कितना, 21। 16 और 5 21 होता है, यानी 56। यही तो मैच कर रहा है यार, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, हमारा तो मैच कर गया। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते दूसरे मेथड से, देखो ये होता है एग्जाम अप्रोच। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे क्या है कि पहला ऑड नंबर मान लेता हूं x है, तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑड नंबर यानी विषम संख्या में गैप, और वो भी क्रमागत हो तो 2 का अंतर होता है, हाँ जी। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी x+2 का स्क्वायर और दूसरा x का स्क्वायर, इनके बीच का अंतर कहा जा रहा है कितना है, 56, हाँ जी। अब इसको सोल्व करें, देखो ध्यान से, इस a+b का होल स्क्वायर, x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस x² इज इक्वल टू 56। x² प्लस का माइनस का कैंसिल, 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस 4 यानी 52, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अगर x 13 रहा, देखो ध्यान से, पहला नंबर 13, पहला नंबर रहा 13, तो दूसरा नंबर 13 + 2 यानी 15। 13 और 15 आ जाएगा आपका आंसर, तो वो यही रहा। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है डायरेक्ट अप्रोच, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो लिख रहा हूं 1/2 इज टू 1/4, ये रहा, ब्रैकेट को हमने सोल्व किया। इनटू कितना है, 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां पे देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3/16 होगा, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 3/16। हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट को सोल्व करने का हैबिचुअल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा हो जाता है, ये 1/4 है तो 4/1 होगा इंटू 1/2, ये प्लस रहा। डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे उल्टा हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी यहां पे क्या बचा, 1 प्लस यहां पे क्या बचा, 2 से काटोगे 8, 8/3, 1 + 8/3 एलसीएम हो गया 3, 8 + 3 यानी 11, 11/3 आपका आंसर हो जाएगा। 11/3 चेक कर लो कौन सा आंसर है,
11/3 ऑप्शन डी। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ये पता चल गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिख रहा है प्रतिदिन, हाँ टाइम एंड वर्क का ही है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। देखो कैसे, देवेश प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे निकला, 8:30 बजे घर पहुंच गया, सॉरी कार्यालय ऑफिस पहुंच जाता है। आगे अपने घर से निकला 7 बजे, 8:30 बजे कार्यालय। एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकला, यानी जो टाइमिंग निकलने का था वो 7 बजे ही घर से निकला, लेकिन उसने 1/5 दूरी सामान्य गति के 5/6 से पर तय की और शेष दूरी सामान्य गति के 6/5 पर तय की। यदि देवेश लगभग तो देखो ध्यान से, उस दिन देवेश लगभग कितना समय कार्यालय पहुंचा। भाई रोज देवेश निकल रहा था 7 बजे, 8:30 बजे घर पहुंच जा रहा था, लेकिन उस दिन कितना बजे घर पहुंचा है, क्योंकि निकला है 7 बजे, लेकिन कंडीशन दे दिया गया कि दूरी का 1/5 हिस्सा 5/6 स्पीड से चल रहा है और बाकी जो हिस्सा दूरी का वो 6/5 की स्पीड से चल रहा है। तो उस दिन देवेश लगभग कितना समय कार्यालय पहुंचा, नहीं जो कार्यालय पहुंचने का टाइम था वो कितना था ये बताना है। देखो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सबसे पहले ध्यान से देखो, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की, दूरी की, तो दूरी क्या कहा गया है, पहला वाला सिचुएशन में 5वां हिस्सा 1/5 कहा गया है। तो लेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 5d है, टोटल डिस्टेंस 5d है। अगर टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस मान लिया, टोटल डिस्टेंस कितना है 5d, जो नीचे है उसी को मान लो 5d। तो 1/5 इसका 1/5 कितना होगा, 1/5 हो गया d। d डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा है ये पता कर लेंगे, जो बचा हुआ 4d डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा है ये पता कर लेंगे। अब स्पीड की बात करें तो देखो ध्यान से, स्पीड में एक जगह है 5/6 स्पीड है, दूसरे जगह क्या है 6/5 स्पीड है। ऐसे केस में हम टोटल स्पीड कितना मानते हैं, स्पीड मान लो, ये नीचे का एलसीएम मान लो, स्पीड मान लेता हूं, स्पीड कितनी है 30 भी, स्पीड मान लिया 30 भी, तो इसका 1/5 कितना होगा, 5 6 5 25 भी हो गया, ये रहा। और ये वाला स्पीड कितना रहा, 5 से 36 भी ये रहा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, देखना कैसे। अब बताओ, सबसे पहले बताओ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखो पहले वाले केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा पहले केस में टोटल डिस्टेंस है कितना, जब उसने 7 बजे घर से निकला 5d। स्पीड कितना है, स्पीड हमने माना है 30 भी, और टाइम कितना लग रहा है उस केस में, पहले वाले केस में 7 बजे घर से निकल रहा था, 8:30 बजे पहुंच रहा है, यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब क्या, 3/2 आवर। भाई 1.5 आवर का मतलब कितना होता है, 3/2 आवर। तो यहां से हम निकाल लेंगे पहला रिलेशन। दूसरा क्या कहा जा रहा है, अब देखो ध्यान से, अब उसने क्या क्या किया है, अब उसने क्या किया है, टाइम हमें बताना है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले देखो ध्यान से, पहले वाला डिस्टेंस ये d, ध्यान से देखो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहला वाला डिस्टेंस d, उस समय स्पीड कितनी है 25 भी से चल रहा है। दूसरे वाला डिस्टेंस कितना, बचा हुआ डिस्टेंस 4d, उस समय स्पीड कितनी है 36 भी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 4 से काटोगे ये कितना हो गया 9, ऊपर देखो निकल गया क्या 9 भी हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बचा 1/25 प्लस 1/9, ये रहा। अब देखो ध्यान से, इसका हम यूज यहां पे करेंगे। देखो कैसे, 5 से काटा 6 बार में, 6 से काट लिया 2 बार में, यानी d, इस भी को इधर लाओगे d बाई भी, तो ऊपर कितना हो गया 6, d बाई भी हमारा आ गया 6, 3 × 2 6। अब देखो ध्यान से, यहां पे d बाई भी कितना है, मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं 6 इंटू, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 9 × 25, और 25 + 9 यानी 34 हो गया, ये रहा, यही रहा ना। देखो ध्यान से, फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, 5 से 6 बार में 5 छक्के 30, 2 से, अरे यहां पे 2 से 3 होगा ना, 3 × 3 9 होगा, यहां पे 9 है, देखो ये 9 आया है, ये 9 आ रहा है, तो यहां पे रखोगे 9, 9 से 9 कैंसिल, आया कितना
34/24 आवर, 34/24 आवर, यानी जो डिस्टेंस 7 बजे निकला था तो इतना टाइम लगा है। पहले टाइम 25 से भाग कर लो, 25 से कहीं 25 प्लस बचा कितना 9, 9/25 यानी 1 आवर तो लगा, 1 आवर लगा। ये इसको मिनट में करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिनट में हो जाएगा। 5 से काटो, 5 से 5 बार में 5 से 12, 12 नवा 108, 108/5 यानी 108 का डबल 216 बाई कितना 10 यानी 21.6 मिनट। 1 घंटा 21.6 मिनट। अब बताओ 7 बजे उसने निकला, यहां से कितना टाइम लगा 1 आवर लगा और 21.6 मिनट लगा, तो कितना पहुंचेगा 7 से 1 घंटा 8 बजा, 8 बज के कितना 20, 8 बज के कितना 8 बजा 21 मिनट, 21.6 मिनट यानी 8:21 AM पे वो उस दिन घर पहुंचा है। जो हर दिन घर पहुंच रहा था 8:30 बजे, उस दिन पहुंचा है 8:21 के आसपास। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन ये किसी एग्जाम में आया हुआ था, स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको अच्छे से रख दिया। इस तरह के क्वेश्चन घुमाव वाले पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया है। 23 का सबसे छोटा गुणज जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है तो संख्या ज्ञात करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए दो तरीका है। पहली बात 23 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी 23 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, राइट, और सबसे छोटा होना चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। पहली बात बताओ, देखो ध्यान से 18 में क्या है 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। 9 का डिजिबिलिटी रूल, सम डिजिटल सम लगा दो, यानी डिजिटल सम यानी डिजिट्स का सम, डीएस क्या होना चाहिए, डीएस डिजिट का सम कितना होना चाहिए 7। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। जैसे देखो ध्यान से 3 3 6 2 8 डिजिट का सम 7 नहीं है, 3 3 6 2 8 डिजिट का सम 7 नहीं है, 3 3 6 और 1 7 डिजिट का सम 7 है, 3 3 6 1 7 डिजिट का सम 7 है। ये तो हो गया 7। अब आगे बढ़ते हैं तो दो ऑप्शन अभी भी बच गए। अब देखो ध्यान से समझना बात को, तो अब हमें सोल्व करना पड़ेगा, डीएस लगा के भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात चेक कर सकता हूं आंसर जो होना चाहिए वो 23 का मल्टीपल, भाग कर लो 23, देखो ध्यान से भाग करने जा रहा हूं 23 से कहीं 23, 80 बचा, 23 तिया 69, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 113, क्या कैंसिल हो पाएगा, नहीं। देखो ध्यान से सिंपल 23 का भाग करना है 3103 में, 23 का तो मल्टीपल होना चाहिए, तो 23 का भाग कर लो। देखो ध्यान से 23 से कहीं 23 कितना बचा 80, 23 तिया 69 यानी कितना बचा 1, और ये कितना बच गया 1, 113 कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको चेक करो 3013 में 23 से कहीं 23 यानी कितना हो गया 7, ठीक है 7 हो गया, 23 तिया 69 और देखो ध्यान से 2 और 3 23 तिया 69, सॉरी 23 से कहीं 23, तो ये कैंसिल हो रहा है, 23 का मल्टीपल एक ही है। तो पहले हमने डीएस का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हमने क्या लगा दिया, क्योंकि 9 आ रहा था 9 डिजिबिलिटी डीएस डिजिटल सम मेथड यूज किए, 23 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर बन गया। लेकिन इसका बेसिक मेथड क्या है, देखो बेसिक मेथड मैं सिखा देता हूं। बेसिक मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट मेथड क्या है, ये तो हम एग्जाम में प्रो समझ गए। कॉन्सेप्ट मेथड क्या है, पहले हम लेते हैं 18, देखो ध्यान से पहली बात बताओ 18 माइनस 7, देखो ध्यान से 18 माइनस 7 कितना हुआ 18 माइनस 7 यानी 11, 21 माइनस 10 कितना हो गया 11, 24 माइनस 13 कितना हो गया 11, यानी डिफरेंस सभी में सेम है, देख रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, 18 21 24 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर ले लो, देखो ध्यान से सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 24, इसका काम हो गया खत्म। इसमें 3 और 7 है, 3 ऑलरेडी यहां पे 7 नहीं है, खत्म कर लो। यहां पे देखो ध्यान से
इसको लिख सकता हूं 6 × 4 लिख सकता हूं, 6 ऑलरेडी है, 4 6 सॉरी 6 × 3 लिख सकता हूं, 6 ऑलरेडी है इसमें, 3 भी ऑलरेडी है, या और की देखो ध्यान से, 6 चौके 4 यहां पे है, 3 एक और 3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, फिर से नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम देखो निकालना सिखा रहा हूं, रुक जाओ। दूसरा मेथड एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 18 और 24 का एलसीएम 72। अब देखो ध्यान से, ये 21 है, 21 को लिख सकता हूं 3 × 7, 3 ऑलरेडी इसमें है तो 7 से मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, तो हमारे पास एलसीएम इतना आ गया, एलसीएम इतना आ गया। अब ये सारी चीजें तो समझाने के लिए किया था, ये जो आंसर ये 23 से डिवाइड नहीं होगा, ये 23 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास एलसीएम, तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा 504 × k कांस्टेंट टर्म, और जो हर जगह डिफरेंस बच रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है 18 - 7 11 का, तो ये इस तरह से हम करते हैं, ये डिफरेंस माइनस कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है किसका होना चाहिए 23 का मल्टीपल, यानी 23 से डिवाइड होना चाहिए, 23 से डिवाइड करो, देखो ध्यान से 504 को 23 दूनी 46, 46 यानी 44 हो गया। देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, 504 को मैं 23 से भाग कर रहा हूं, रिमाइंडर लिखूंगा, 23 दूनी 46 हो गया, राइट। ये कितना हो गया 4 4, 23 से कहीं 23 यानी कितना हो गया 21, यानी रिमाइंडर जो बचा उसको लिखेंगे, यानी 21k - 11/23, यानी कि एक ऐसा k की वैल्यू ऐसा लेना है जिससे वो क्या हो, k की वैल्यू ऐसा लेना है जिससे 23 से भाग करने पे डिवाइड हो जाए। तो k की वैल्यू देखो, 2 लोग 21 दूनी 42, 42 - 11 कभी भी नहीं 23 से नहीं डिवाइड होगा। k की वैल्यू 6 लेके देखूं, 6 रखूंगा तो देखो ध्यान से 21 छाके 126 - 11 यानी कितना हो गया 5 0 1 23, सॉरी 5 115, 115 23 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी, यानी k की वैल्यू कितना आ गया 6, क्योंकि 23 से डिवाइड होना चाहिए, तो k की वैल्यू 6 ले लिया, 6 ले लिया, तो इस नंबर में रखो, इस नंबर में रखो 504 × 6 - 11, यानी 6 चौके 24, 6 5 30 - 11 करोगे यानी कितना हो गया 13 हो गया, 3013 आ गया हमारा आंसर। तो ये है कॉन्सेप्चुअल मेथड, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, डायरेक्ट कैसे डिजिटल सम और मल्टीपल चेक करके भी आंसर कैसे ला सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, P = इतना, Q = इतना, P/Q चाहिए। P कितना है 2 + √3, Q कितना है 2 - √3, ये रहा। अब क्या करोगे भाई, रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर क्या लोगे, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 2 + √3, 2 + √3 2 बार आ गया, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया, अपॉन नीचे क्या रहा a - b a + b, तो a² - b होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 यानी 1, यानी अब इसी को सोल्व कर लो, 2 का a + b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 दूनी 4 4 √3, यानी कितना हो गया 7 + 4 √3 आपका आंसर आ जाएगा। 7 + 4 √3 कौन सा है, देख के ही पता चल रहा है, यही है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि कितनी है 12,000 है, ये डेसिमल यानी 12,000 है। रुपए की राशि 5 वर्षों के अंत में दोगुनी हो जाती है, तो 15 वर्षों के अंत में वो राशि कितनी होगी, देखो ध्यान से कितना आसानी से कर लोगे। 5 वर्ष में 1 से लेकर के, देखो ध्यान से 1 से डबल हो रहा है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है 5 साल, तो हमें 15 साल में कितना होगा, देखो ध्यान से समझना बात को, 5 साल में क्या हो रहा है 1 से डबल हो रहा है, फिर नेक्स्ट 5 साल में कितना होगा 1 से डबल, फिर नेक्स्ट 5 साल में कितना होगा 1 से डबल, यानी 5 साल 5 साल और 5 साल यानी 15 साल पहुंच गए। 15 साल में क्या हो गया, पैसा 1 से लेकर के 2 × 2 × 2 8 हो गया, यानी ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट हो गया। तो क्या कहा गया कि 15 सालों में अमाउंट कितना हो जाएगा, अभी एक की वैल्यू कितनी थी, देखो ध्यान से एक की वैल्यू 12,000 है,
हमें चाहिए 8 की वैल्यू, क्योंकि पैसा 1 से कितना हो गया, 8 गुना हो गया, 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 12,000 इंटू 8 यानी कितना, 12 8 96, 96,000 आपका आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पैसा 5 साल में डबल रहा है तो प्रत्येक 5 साल में डबल ही होगा। तो 15 साल में कितना हो जाएगा, 1 से 8 गुना। अगर 1 की वैल्यू 12,000 है तो 8 की वैल्यू 12 इंटू 8 यानी 96 यानी 96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना बात को, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमारे पास समीकरण यानी इक्वेशन दे रखा है इतना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसका मूल यानी रूट, मूल का मतलब होता है रूट, रूट दिया गया है। दूसरा मूल और m की वैल्यू बतानी है, दूसरा रूट्स यानी अदर रूट्स बताना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होंगे, और m की वैल्यू बतानी है, क्या होगा m का मान। देखो सबसे पहले ये जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाइड करेंगे। 5/2 रख लो x के जगह पे, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस m इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये 2 हो गया, एलसीएम लोगे तो ये कितना रहा, नीचे हो गया 2, ऊपर कितना रहा 25 माइनस 40 माइनस m, इधर लेके जाओगे तो m हो गया। ये कितना हो गया 40 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा -15/2 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू मिल गई हमारे पास -15/2। देखो ध्यान से, m की वैल्यू -15/2 यहां पे है, m की वैल्यू, ये m वाला सेकंड वाला पोजीशन है, यहां भी -15/2 है, यहां भी -15/2 है, यहां पे 15/2 है, यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, दूसरी बात क्या है, एक रूट ऑलरेडी दे रखा है 5/2, तो दूसरा रूट दूसरा होगा, यानी फिर अगेन 5/2 तो 5/2 तो होगा नहीं, यानी ये गलत हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये रख करके सोल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 2x², ओके, माइनस 8x, m की वैल्यू -15/2 रखूं, यहां पे देखो -15/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, 2 का एलसीएम लोगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4x² माइनस 16x प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 यानी 0। हमारा ये रहा, हमारा ये रहा। अब देखो आंसर कैसे तक पहुंचोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सिखा चुका हूं मैं, कैसे सोल्व करोगे देखो ध्यान से। अब जो देखो ध्यान से, जो रूट्स होगा, जो रूट्स होगा सबसे पहले यहीं से डिसाइड हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों प्लस प्लस रिजल्ट, देखो निगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों प्लस प्लस रिजल्ट होंगे, हाँ जी, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। एक रूट 5/2 था, दूसरा रूट भी पॉजिटिव होगा, यहां पे दूसरा रूट निगेटिव है, गलत हो गया, तो यही ऑप्शन बच गया। वैसे भी देखो ध्यान से, ये रूट्स है ना, ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 इंटू 3/2 प्लस 15 0 के बराबर आना चाहिए। देखो ध्यान से, 4 से कैंसिल, 2 से 8, 15 और 9 24, 24 माइनस 24 यानी कितना, 0 सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही, क्योंकि रूट्स क्या करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, जब संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, इतना। संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, राइट। संख्या में 4 जोड़ने पे अनुपात इतना हो जाए, इसको दो मेथड से कराऊंगा। पहले बेसिक मेथड, संख्या कितनी है 2x 3x, 4 जोड़ दो तो अब कितना हो जाएगा 2x + 4, ये कितना हो जाएगा 3x + 4, रेशियो कितना हो गया बाद में 7 10। यहां से हमें क्या जोड़ना है, पहले x निकाल दो, तो देखो ध्यान से 10 दूनी 20x + 40 इज इक्वल टू 21x प्लस, रुको, 21x + 28, हाँ जी, इसको इधर ले जाओगे तो x 40 - 28 यानी कितना हो जाएगा 12, x की वैल्यू 12 आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए था क्या, संख्या में अंतर, इन दोनों में अंतर ही चाहिए, डिफरेंस x ही आएगा, 3x - 2x डिफरेंस x, x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो ये रहा। तो ये बेसिक मेथड था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच क्या कहता है, देखो पहले नंबर का रेशियो कितना था, पहले नंबर का रेशियो 2:3 था, बाद में कितना हो गया 7 10 हो गया, बाद में कितना हो गया 7 10।
दोनों संख्याओं में जोड़ा जा रहा है, या तो दोनों में ऐड कर दो या दोनों में सबट्रैक्ट करो, अलग अलग नहीं, दोनों में या तो ऐड करो या दोनों में सबट्रैक्ट करो, ये रूल अप्लाई होगा। तो नंबर में अंतर सेम करते हैं, यहां पे अंतर कितना है 1, यहां पे 3, सेम बनाने के लिए 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 9। अब देखो अब अंतर कितना हो गया, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो यहां से यहां तक आने में कितना 1 ऐड हुआ, 1 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो ऐड कितना हो रहा है 4 के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। संख्या में अंतर, ये जो नया बन गया संख्या वो कितना बनना, ये इसमें अंतर कितने का है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 3 यानी कितना हो गया 12। ये होता है एग्जाम अप्रोच। नंबर में डिफरेंस अगर प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए या प्रत्येक में 4 सबट्रैक्ट किया जाता तो दोनों के कंडीशन में यही अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट। लेकिन अलग अलग जोड़ा जाता, अलग किसी में 4 जोड़ दिए, एक पहले वाले में 4 जोड़ते दूसरे में 5, तब बेसिक मेथड पे आते, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पहले 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, माध्य अच्छा मीन, ठीक है माध्य, और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर बताना है। देखो इंग्लिश में भी पढ़ के समझाता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 5 कंपोजिट नंबर्स एंड द मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, रुको रुको, कंपोजिट नंबर जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है मैं बता चुका हूं क्लास में, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, उसके बाद क्या होगा 5 नहीं होगा 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा 8 होगा, 8 के बाद 9 भी होगा 10 भी होगा। फर्स्ट 5 चाहिए था, यही फर्स्ट 5 है। हाँ जी, मैंने सेशन में बता चुका हूं कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर बता चुका हूं, अगर आपसे 1 से लेके 4 तक सेशन नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इसका मीन, मीन यानी क्या निकाल सकता हूं, एवरेज। एवरेज क्या होगा, ऐड करो, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 और 10 37, 37 5 नंबर है 5 से डिवाइड, यही होता है मीन यानी एवरेज। एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। प्राइम नंबर आ जाओ, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या चाहिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर है ना। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है 2 से 3 5 7 और 11, क्योंकि फर्स्ट 5 चाहिए, फर्स्ट 5 यही है। इसका मीन की बात करूं यानी माध्य, या इसका माध्य यानी एवरेज निकालते हैं। मीन यानी माध्य, माध्य के केस में क्या निकालते हैं एवरेज। देखो निकालो, 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 1 18, 10 28 बाई 5, ये रहा। अब क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, इन दोनों के बीच का क्या चाहिए अंतर, निकाल दो। 37 बाई 5 माइनस 28 बाई 5, एलसीएम तो 5 होगा, 37 माइनस 28 यानी 9, 9 बाई 5 आ जाएगा आपका आंसर। 9 बाई 5 का मतलब 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 40, 5 वाटे 40 यानी 1.8 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर लिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है पता होना चाहिए, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। राइट, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां 3 सटे हुए मंदिरों में लगी हुई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 एंड 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर घंटियां बजाने का फैसला किए। यदि घंटियां पहली बार सुबह 8 बजे बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं तो सुबह 9 बजे तक वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, यही बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लेते हैं 2, 3 और 5 कितना है मिनट है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई, 5 3 15 दूनी 30, 30 मिनट यानी प्रत्येक घंटी 30 मिनट पर एक बार बजेगी। अब देखो ध्यान से, 8 बजे से 9 बजे कितना हुआ 1 घंटा, 1 घंटा 1 आवर, 1 आवर में कितनी बार बजेंगी, 1 आवर का मतलब कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स 60 मिनट
30 मिनट में एक बार बज रही है तो 60 मिनट में 2 बार बजेंगी, तो वैसे 60 को 30 से भाग दे लो, यानी कितना 2 बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी। कौन सा आंसर है? 2 टाइम्स। देखो ध्यान से, पहले एक बार ऑलरेडी बज चुकी हैं, स्टार्टिंग टाइम में जो बजे थे उसके बाद कितनी बार बजेंगी? 2 टाइम्स। अगर ये पूछता कि टोटल कितनी बार बजी टोटल, तो एक ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3, लेकिन कहा गया कि स्टार्टिंग टाइम में जो बजी थी उसके बाद बताना है, तो सिर्फ 2 बार बजेंगी। लेकिन अगर पूछते था कि टोटल कितनी बार बजी, तो 3 बार, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में बज चुकी थी, राइट। नेक्स्ट, दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा का मतलब सेम डायरेक्शन में, क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर एंड इतना किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे से इतना किलोमीटर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय बताना है। समय यानी टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाता है? माइनस, यानी 5.5 माइनस 5, यानी कितना हो गया? 8.5 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 0.5 काटोगे, यानी कितना हो गया? 17 आवर। ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में के बीच का अंतर कितना है? 20। तो हमें राशि बतानी है। याद करो डिफरेंस, डिफरेंस 2 ईयर के लिए मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में PR/100 का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली रख लो क्वेश्चन। ये डिफरेंस 2 साल के लिए होता है। डिफरेंस 2 साल का कितना है? 20। हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है P। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो देखो ध्यान से, 4/100 इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 20 = 4 यानी 1/25। 1/25 2 बार लिखना है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा? P की वैल्यू 25 × 25, 25 का स्क्वायर 625 × 20, यानी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 50 और 1 0, यानी 12,500 रुपया प्रिंसिपल आ गया डायरेक्टली। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कई बार करवा चुका हूं। 12,500 बन गया ये भी क्वेश्चन। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, यह एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। देखो ध्यान से भाई, डायरेक्टली अंश जो है, हर जो है अंश से 2 अधिक है। हर क्या हो? देखो ये 2/5 है, ये 1/4 है, ये 2/3 है, ये 1/3 है। हर कौन सा होता है? नीचे वाला हर होता है, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, राइट। क्या कहा जाए? हर जो है अंश से 2 अधिक है। अंश कौन सा वाला होता है? ऊपर, यानी जिसको हम बोलते हैं नुमरेटर, NUM, नुमरेटर। तो देखो ध्यान से, हर क्या होना चाहिए? 2 अधिक होना चाहिए। यहां पे 3 अधिक है, गलत हो गया। यहां पे भी 3 अधिक है, गलत हो गया। यहां पे 1 अधिक है, जबकि होना चाहिए कितना? 2 अधिक। यहीं पे 2 अधिक है, तो यहीं एक स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमें दी गई भिन्न निकालना था, यानी फ्रैक्शन दिया गया था, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। लेकिन फिर भी अगर कंडीशन ब्रेक करना है, पहला ऑप्शन से ही आ गया आगे। जब अंश को 3 गुना कर दिया जाता है और हर को 2 गुना, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। चेक वेरीफाई भी कर ले रहा हूं। देखो, अंश को 2 गुना 1/3 था, इसको 2 गुना कर दिया गया, और हर को भी अंश को 3 गुना किया गया है और हर को 2 गुना, तो बचा कितना? 3/6। और हो जाना चाहिए भिन्न कितना? 1/2। फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2 ही हो रहा है, तो यही सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच है, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्या दिया गया है? एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को मूल भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। यानी एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी सिर्फ साइड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। यही डिपेंड कर रहा है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है? साइड को 3 गुना कर दिया गया। पहले साइड देखो 1 था, अब कितना कर दिया? रुको, पहले साइड मान लेता हूं 1 था, बाद में उसको कितना? 3 गुना कर दिया गया। तो एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर,
यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का, रुको, 3 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो एरिया में कहा गया कि एरिया जो होगा, नया एरिया अपने मूल एरिया का कितना गुना हो जाएगा भाई, 9 गुना है अपने ओरिजिनल एरिया का। तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, अपने मूल एरिया का नया एरिया कितना है, 9 गुना है। ये तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखो भाई, ये है डीआई। डीआई का ये मजेदार क्वेश्चन है। कैसे मजेदार है देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन लिया गया है डीआई। आपको पता है बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसका प्रीलिम्स कल होने वाला है, 13 तारीख को होने वाला है। तो बीपीएससी के मेंस में डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। वैसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का लेवल हो सकता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एईडीओ में पूछने को मिल जाए, बीपीएससी एईडीओ में, इसीलिए मैंने ले रखा हूं। और सीजीएल में भी डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम कर लेंगे आसानी से। पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन से विभिन्न शीर्षों के तहत बचत और खर्चे का हिस्सा दर्शाता है। देखो ध्यान से, हाउस होल्ड बताया गया है। हाउस होल्ड यानी कौन सा है, ये वाला हाउस होल्ड है। मेडिसिन पे खर्चा कितना है, मेडिसिन वाला ये है। मैं क्या लिखूं, रेड वाला पेन से ले लेता हूं। हाउस होल्ड ये है, मेडिसिन वाला ये है, ट्रेवलिंग वाला ये है, सेविंग बचत करने वाला ये है, सेविंग 10% है। एजुकेशन कितना है, 20% है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक दर्शाया गया है। आगे, यदि मनीष का वेतन कितना है, 50,000 रुपया, मनीष का इनकम जो है वो कितना है, 50,000 रुपया है। आगे, और वह अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है। अपनी मासिक बचत, उसका मासिक बचत कितना है, 10% है, यानी बचत कितना है, 10% है सेविंग, उसको वो दोगुना करना चाहता है। और शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चे पर खर्च करना चाहता है। घरेलू खर्चा कितना है, हाउस होल्ड, ये इस पे वो जो बचा हुआ राशि उसको खर्च करना चाहता है। तो अन्य खर्चों में कितनी राशि कम करनी होगी, अन्य खर्चों में कितनी राशि कम करनी होगी भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले इनिशियल बात करो, इनिशियल बात करते हैं। इनिशियल देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ इनिशियल 50,000 रुपया उसका इनकम था, 10% वो सेव कर रहा है, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 50,000 का, देखो ध्यान से, 50,000 है, 10% कितना होता है, 1/10, यानी कितना सेव किया, 5,000 रुपया उसने बचाया यहां पे। आगे, बाकी खर्च किस पे कर रहा है, हाउस होल्ड पर कितना खर्च कर रहा है, 40%। 50,000 का 40% निकाल दो, यानी 5 की 20,000 रुपया उसने किस पे खर्च किया है, हाउस होल्ड पे, यानी घरेलू खर्चों पे, हाउस होल्ड पे। ये सेविंग यानी बचत, ये बचत कर रहा है, हाँ जी, और ये कर रहा है हाउस होल्ड पे खर्च है। तो उसका अन्य खर्च कितना है इनिशियल में, अन्य खर्च कितना है, अन्य खर्च कितना है, देखो टोटल पैसा कमा रहा था 50,000, उसमें से 5,000 सेविंग किया, 20,000 हाउस होल्ड पे खर्च किया, तो 25,000 उसने हटा दिया जाए, 50,000 में से 25,000 हटा दिया जाए, तो बचा हुआ 25,000 वो किस पे खर्च करेगा, अन्य पे खर्च करेगा। जो बच गया लेफ्ट, यानी अन्य जो बच गए उन पे, अन्य किसमें, अन्य क्या मतलब क्या है कि इस पे हाउस होल्ड पे छोड़ के और सेविंग को छोड़ के बाकी जो इतना ये रहा उस पे 25,000 रुपया खर्च कर रहा है। ये तो पहले स्टार्टिंग में खर्च कर रहा था। अब बाद में क्या सिचुएशन है, बाद में क्या सिचुएशन है भाई, कि देखो बाद में क्या सिचुएशन है कि उसकी मासिक बचत दोगुनी हो जाए। पहले वो 5,000 रुपया सेव कर रहा था, अब उसका दोगुना यानी 10,000 रुपया सेव करने लग जाए। और अपने घरेलू खर्चा पे 50% वो खर्च कर दे, घरेलू खर्चा पर। घरेलू खर्चा कितना था, हाउस होल्ड पे खर्च कितना कर रहा था, 20,000। रुको, हाउस होल्ड नहीं, हाँ देखो ध्यान से, उसकी मासिक इनकम कितनी है, इतनी। हाउस होल्ड पे पहले वो 40% खर्च कर रहा था, अब वो कह रहा है कि 50% खर्च कर दे। 50% आधा यानी 25,000 खर्च कर दे किस पे, 25,000 वो खर्च कर दे किस पे भाई, खर्च कर दे 25,000 किस पे, उसके हाउस होल्ड पे खर्चे पे। यानी वो कितना खर्च कर दिया, 35,000 खर्च कर दिया, 35,000 खर्च कर दिया।
अब देखो ध्यान से, रुको रुको, क्या कहा जा रहा है कि उसकी मासिक बचत दोगुनी कर दिया, 5,000 का दोगुना 10,000 कर दिया आगे, और शेष राशि का 50%, शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करना चाहता है, शेष राशि का। अरे यार ठीक है, 50,000 में से तो 10,000 उसने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, 10,000 उसने अब बचत कर दिया। देखो समझना बात को, पहले बचत उसने 5,000 कर रहा था, अब उसने दोगुना कर दिया, यानी 10,000 बचत कर दिया। जो बच गया राशि, 50,000 में से 10,000 बचत किया तो 40,000 बचा। 40,000 का 50% वो घरेलू खर्चों पे, 40,000 का 50% कितना होगा, आधा, यानी 20,000। 20,000 उसने क्या कर दिया, किस पे खर्च कर दिया, घरेलू खर्चों पे। तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल कितना हो गया, 30,000 खर्च, 30,000 टोटल हो गया। उसकी इनकम थी 50,000, 30,000 माइनस कर दोगे तो बचा कितना, 20,000। 20,000 ये क्या रहा, अन्न पे अब खर्चा होगा, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा खर्चा, अन्न पे, अन्न पे खर्चा। पहले खर्च कर रहा था अन्न पे 25,000, अब कर रहा है 20,000, कितना कम करना पड़ेगा भाई उसको, 5,000 और कम करना पड़ेगा खर्च। यही बोला गया है, कितना कम करना पड़ेगा खर्च, 5,000। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, राइट। बीपीएससी के प्रीलिम्स मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, डीआई का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन कहा गया है। निम्नलिखित ग्राफ 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक काम को पूरा करने के लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाता है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ काम करते हैं तो उनके द्वारा काम को पूरा किए जाने में दिनों की संख्या क्या होगी। ये एक्चुअल में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक कौन है, कृपाल। कृपाल ये रहा, कृपाल कितने दिन में काम को कर सकता है, 20 दिनों में। देखो ध्यान से, ये 20 है ना, यानी 20 दिन ले रहा है। और दूसरा कौन है, सौरभ। सौरभ ये वाला, सौरभ का ये वाला कितना है हिस्सा, ये वाला देखो ध्यान से पॉइंट है 30। यानी देखो ध्यान से, सौरभ किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, कृपाल किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। कहा गया दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। एलसीएम लो, टोटल वर्क 30 और 20 का एलसीएम 60, इफिशियंसी 60 को 30 से डिवाइड करोगे 2, 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3, दोनों की मिला के इफिशियंसी 5, दोनों के मिला के टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है कितना 60, उसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर दो, यानी कितना लगेगा 12 दिन, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये एक्चुअल में देखो डीआई का क्वेश्चन है, लेकिन टाइम एंड वर्क का बेसिक सा क्वेश्चन यूज करते हुए डीआई पूछी गई है। नेक्स्ट 26 में आ जाओ। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। यानी 500 प्लस रन बनाने वाले 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 में, 2010 में 500 प्लस रन बनाने वाले 4 हैं, 2011 में कितने हैं 10 प्लेयर हैं, 2012 में कितने प्लेयर हैं 9 प्लेयर हैं, 2013 में कितने प्लेयर हैं 5 प्लेयर हैं, और 2014 में कितने प्लेयर हैं 7 प्लेयर हैं। यानी 2010 में 4 प्लेयर 500 प्लस रन बनाते हैं, 2011 में 10 प्लेयर प्लस। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 रन बनाए, सबसे ज्यादा कौन से वर्ष बल्लेबाजों ने बनाए 500 रन बनाने वाले सबसे ज्यादा बल्लेबाज 10 लोग यहां पे हैं। तो ये वाला वर्ष कौन सा है, सबसे ज्यादा लोग बनाए 10 बैट्समैन ने 500 रन बनाए हैं, और वो कौन सा ईयर है 2011। तो 2011 कौन सा होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट देखो भाई, ये पैरेलल 20, इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ना। अब आते हैं एडवांस मैथ। मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता हूं एडवांस मैथ का, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ताकि आपको कल को अगर नया क्वेश्चन भी फॉर्म करे, एडवांस मैथ में भी घुस जाए आपका एग्जामिनर, तो भी आप रेडी रहो क्वेश्चन को डील करने के लिए। जैसे देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी पर लंब है। देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है। क्या है एबीसीडी, ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये लाइन पैरेलल और इक्वल होती है, ये वाली लाइन पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है, बराबर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, एएल और सीएम, एएल है और दूसरा है सीएम, दोनों लंब है। एएम जो है सीडी पे लंब है, सीएम एडी पे लंब है। एएल सीडी पे लंब है ना, एएल जो है ऐसे सीडी पे लंब है, रुको,
एक मिनट, ऐसे लंब है CD पे AL आगे, और दूसरा कौन सा है CM, CM जो लंब है AD पे, C से M ऐसे जो है ये लंब है किस पे, CM जो लंब है वो किस पे है, AD पे। आगे देखो ध्यान से क्या दिया गया है, आगे हमारे पास AL दे रखा है 20, ये वाली लेंथ कितनी है 20। आगे बढ़ते हैं, CD की ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है, सॉरी CD ना, CD ये वाली लेंथ है 18, कोई दिक्कत नहीं है। CM ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है 15, ओके। और हमें ये वाला लेंथ, पहले मैं ये वाला लेंथ निकाल दूं, देखो ध्यान से, ये वाला लेंथ निकाल दूं, क्या होगा देखो, पैरेललोग्राम में आपको मैं बता दे रहा हूं, समांतर चतुर्भुज की बात करें तो देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये कहलाएगा बेस, और ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर हाइट। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, ये वाला बेस है 18, उस केस में परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 20, एरिया इस केस में बेस कितना है C, ये वाला AD को मान लेता हूं X, उस केस में परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 15, और दोनों एक ही ट्रेंगल का एरिया है यानी त्रिभुज का एरिया है, बराबर कर दिए। अब देखो ध्यान से, 5 तियां 15, 5 चौके 20, 3 से 6 बार में यानी कितना हो गया, X की वैल्यू 24 हो गया। यानी देखो ये वाली लेंथ 24 है तो इसके बराबर ये जितनी लेंथ होती है इतनी भी लेंथ यही होती है 24, ये 18 है तो ये भी लेंथ 18 होगा। हाँ जी, अब हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, ये वाला साइड ऐड करो तो 18 + 18 यानी 36, प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड 24 + 24 48, यानी पेरीमीटर चारों भुजाओं का सम, यानी कितना हो गया 40 30 70, 70 और 14 84, 84 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन में से था, राइट, मजा आ गया होगा पढ़ के ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये दिया गया है ट्रिगो का क्वेश्चन है, मैं इसको इधर लेके जाऊं तो √3 tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√3। अब देखो ध्यान से रेशनलाइजेशन कर दो, 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल, tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया √3, tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। आपको ट्रिगो में वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसान है, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट देखो ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है लेकिन आसानी से कर लेंगे। कैसे, 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक मीनार है, ऊंची मीनार है जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी 60 है। दूसरा एक इमारत है, इमारत देखो ध्यान से, और मीनार की, अरे यार नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से, 60 मीटर ऊंची इमारत, ये इमारत यानी बिल्डिंग है 60 मीटर की, राइट, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है ये, इसके शीर्ष से एक मीनार, मीनार की लेंथ देखो ध्यान से, मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई 60 से कम है, यानी मीनार जो होगी वो छोटी होगी, यानी मीनार जो होगी छोटी मीनार, यानी टावर जो होगा हमारे अकॉर्डिंग तो टावर ही होना चाहिए। देखो टावर जो है वो छोटी है, हाँ जी, तो इसके देखो इस मीनार के टॉप से इस वाला टॉप का ये वाला इस तरह से, और इस मीनार के, सॉरी इस इमारत से मीनार का टॉप, और इमारत के टॉप से मीनार का बॉटम, ये वाला एंगल दिया गया है। कौन सा एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है अवनमन कोण, और आपको पता होना चाहिए अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल, पहले वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, टॉप से टॉप वाला बॉटम से दे रखा है कितना 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, तो हमें मीनार की हाइट बतानी है, यानी ये वाली मीनार की हाइट बतानी है कितनी होगी। देखो दो ट्रेंगल आएंगे, हम दोनों ट्रेंगल की देखेंगे। देखो ध्यान से, ये वाला ट्रेंगल की बात करें, ये है 90, ये है 30, तो 30 के सामने कितना होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2, क्योंकि ये 60 डिग्री होता है। अब किस ट्रेंगल में आओगे, इस ट्रेंगल में आ जाओ। देखो ध्यान से, अब मैं इस ट्रेंगल में आता हूं, ये हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे इतना, तो इस ट्रेंगल में आओ, ये 60 है, 60 के सामने ये पूरा हो गया √3, ये हो गया पूरा √3,
और ये कितना हो गया, ये होता है 1, ये तो 90 डिग्री होता है। अब देखो ध्यान से, जितनी लेंथ ये है, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, तो √3 रिप्रेजेंट करेगा √3 इंटू √3 यानी 3, यानी ये वाली हाइट पूरा मिल गई हमारे पास 3 है। अगर ये देखो यहां से यहां तक 1 यूनिट है तो ये पूरा है 3, तो ये यहां से यहां तक कितना बचा, 2 यूनिट। जितनी हाइट ये है, यहां से लेके जितनी हाइट ये, उतनी ही हाइट ये, यानी ये भी 2 यूनिट। अब देखो ध्यान से, टोटल इमारत ये 3 यूनिट, ये रहा 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, दे रखा है 60। हमें मीनार चाहिए, मीनार की ये वाली हाइट वो कितनी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर, यानी टावर, मीनार यानी कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 40 मीटर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने 29 क्वेश्चन इस सेट में ले रखा था। वैसे तो 25 लेना था, लेकिन मैं 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा कराता हूं एडवांस मैथ फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। देखो ध्यान से, अब पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए आपको और पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए आपको। दोनों चीजें आपको कहां पे मिलेगी, तो आप क्या कर लो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लोगो सर्च करोगे तो लोगो ऐसा दिखेगा, इस लोगो दिखेगा, यही ओरिजिनल ऐप है। दूसरा अगर किसी ने बनाया होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, यही ओरिजिनल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, यूट्यूब पीडीएफ के नाम से फोल्डर है, उसमें क्लिक करके देखोगे तो सारी पीडीएफ सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको इस सीरीज में 100 सेट्स कंप्लीट कराने वाला हूं, वो भी ऑनेस्टी के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।